हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हमने अध्याय 12 विद्युत चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न हल किया था, तो उसमें 9 क्वेश्चन शामिल किए थे। आज हम उसके आगे हल करेंगे। 10वां से लेकर के जो भी आगे 18 जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने जो मेरे वीडियो को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10वां सवाल क्या है। 10वां सवाल बोला है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पास क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हुई। यही आपके बुक में सवाल है। तो कहने का मतलब है कि हम उस संयोजन से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा हमको लेना है। तो ऐसे कितने प्रतिरोधक हों जिनको समांतर क्रम में जोड़े के हमें 5 एम्पीयर की धारा मिले, किस पे, 220 वोल्ट पे। तो हम ये पता करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, कितना प्रतिरोध हो कि इतने वोल्ट पर इतनी करंट पता करें प्रवाहित हो, ठीक है ना। तो हमें रेजिस्टेंस, पहला काम है कि हमें रेजिस्टेंस पता करना है कि इतने वोल्ट पे अगर हमें इतनी करंट चाहिए तो उस परिपथ में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करंट आती जाती है, ठीक है ना। तो हम पहला काम करेंगे कि प्रतिरोध पता करेंगे। तो हमारा जो विभवांतर कितना है बैटरी का विभवांतर जो है हमें पता है, विभवांतर V है 220 वोल्ट और धारा कितनी है, धारा I जो है वो 5 एम्पीयर है। तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए कि 5 एम्पीयर की करंट बहे, तो V/I से, ठीक है ना। तो V 220 वोल्ट है, I 5 एम्पीयर है। अब इसको हम इतना जो है हमें रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। अब काट देंगे, 5 चौक को 20, 2 बचा, फिर 20 हुआ, 5 चौक को 20, इतना ओम प्रतिरोध रहेगा परिपथ में, तो वो 220 वोल्ट पे इतनी करंट बहेगी। तो हमें 44 ओम प्रतिरोध लाने के लिए कितने प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में जोड़ें जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो, 176। तो आप जानते हैं कि जब समान प्रतिरोध के n प्रतिरोधक होते हैं, आप पहले पढ़े हैं कि जब R प्रतिरोध के n प्रतिरोधक होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम में वो R/n होता है, ठीक है ना, R/n। तो देखिए हमें तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ में कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना रहेगा तब इतने वोल्ट पर इतनी करंट बहेगी। हमें n पूछा है कि वो कितना होना चाहिए, तो इसलिए n बराबर अगर देखें तो R/RP, मतलब उसका तुल्य। R कितना हमारा दिया हुआ प्रत्येक प्रतिरोधक का, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, जिसको हम R ले लेते हैं, वो है 176 ओम, ठीक है ना। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माना n प्रतिरोधक है ना, वो कितने हैं, माना प्रतिरोधकों की संख्या क्या है, n है, प्रतिरोधकों की संख्या क्या है, n है। तो जानते हैं ये हम सूत्र लगा सकते हैं, है ना, यही हमने बताया था जब हम संयोजन पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 44, और R हमारा कितना है, 176, और ये हमको पता करना है। तो n बराबर 176/44। अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देकर आंसर में इसका जो आपके लास्ट में बुक में दिया हो वो आंसर दिया है 4, ठीक है ना। बुक के आंसर लास्ट में दिया, भाग देख के देख सकते हैं। क्योंकि तो हमारा अगला 11वां सवाल है, ये बता रहा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ें कि संयोजन में एक बार 9 ओम मिले, एक बार 4 ओम मिले, ठीक है। तो हम 2 तरीका जानते हैं, एक सीरीज तरीका जानते हैं जो RS बराबर होता है R1 R2 R3,
3 है ना, और एक हम ये जानते हैं वर्ब RP 1/R1, एक तरह से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए अगर हम पहली बात करें कि हमें 9 ओम चाहिए, 6 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो पहला काम तो सीरीज से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, कोई मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम देखें इसमें कि ये भी करना है कि कोई दो जो है समांतर में जोड़ दें, एक उसके साथ सीरीज में जोड़ दें। तो जाहिर सी बात यहाँ पे देखिए कि अगर हम 6 ओम के 2 प्रतिरोध को अगर समांतर में जोड़ते हैं, हमने बताया था कि जब समान प्रतिरोध 2 हों और समांतर में जोड़ें तुल्य उसका आधा आता है। तो 6 2 है, अगर हम समांतर में जोड़ते हैं तो 6 का आधा आएगा 3, और फिर 6 को उसके साथ श्रेणी में जोड़ दिए तो 6 3 9। तो पहले 6 ओम को हम क्या करेंगे, समांतर में जोड़ देंगे। तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध का हमने फार्मूला बताया था, अगर 2 हो तो 2 से अधिक होंगे तो ये लगाएंगे। देखिए R1 R2 R1 प्लस R2, तो चूंकि दोनों 6 ओम ही है, 6 गुणे 6, 6 प्लस 6 36, और 6 दूनी 12 तिया 36, 3 ओम। तो 2 को क्या करेंगे, हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे और एक उसके साथ आ गया सीरीज में। तो हम यहाँ का क्या करेंगे कि 2 समांतर में जोड़ दिया हमने और उसके साथ एक सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। ये 6 ओम और ये 6, ये दोनों मिलके 3 हुए, और सीरीज में सीधे सीधे जोड़ देते हैं तो 6 3 9। इसलिए अब सीरीज वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये मिलके 3 आया और ये हो जाएगा 6 यानी कि 9। तो कहने का मतलब 2 समांतर प्रतिरोध के साथ एक सीरीज में जोड़ा जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरे में क्या है, 4 ओम लाना है। तो देखिए अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 4 ओम नहीं आएगा, 18 ओम हो जाएगा। अगर इस तरह से करें कि 2 को हम समांतर में जोड़ें और एक को सीरीज में तो 9 ओम आएगा। 4 लाना तो एक रास्ता बनता है कि तीनों समांतर में करके देखें। तो तीनों समांतर में करके देखें तो 1/6 1/6 1/6। तो देखिए जब हर समान होता तो अंश को सीधे सीधे जोड़ लेते हैं। 6 अभी देखिए नहीं आ रहा है, 1/2 यानी कि 2 ओम आ रहा है, तो इससे भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो एक रास्ता और बचता है कि हम क्या करें कि 2 को सीरीज में जोड़ लें और फिर उसके साथ समांतर में एक को जोड़ दें। तो 2 को सीरीज में हम जोड़ लेते हैं, 6 + 6 क्या हो गया, 12 ओम हो गया। अब इसके साथ एक ठो हम किसमें जोड़ लें, समांतर में, ठीक है ना। 2 हमने क्या किया, सीरीज में जोड़ा, उसके साथ एक समांतर में जोड़ ले कि ये 2 सीरीज है, इसके साथ एक समांतर में, ठीक है ना। ये 6 ओम के हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसका तुल्य देखा 12 12 6 के साथ जोड़ें तो क्या आता है। तो देखिए ये पैरेलल है दोनों, ठीक है। ये सीरीज में 12 ओम आ गया और एक 6, 12 6 को जोड़ेंगे तो 12 गुणे 6 और 12 + 6, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हमने कहा था। तो देखिए 12 12 6 72 और 12 6 18 18 4 72, तो 4। तो पहले केस में क्या था कि 2 समांतर में एक के साथ सीरीज में जोड़िए, और दूसरे केस में क्या है, 2 सीरीज के साथ एक समांतर जोड़िए, तब जा करके सही आंसर आएगा। तो पहला केस में ये रहेगा और दूसरे केस में ये रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो 12वां है, ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपात 10 वाट, ठीक है ना। 10 वाट का मतलब है कि बल्ब जो है रेटिंग वो पर सेकेंड जो है 10 जूल ऊर्जा खर्च करते हैं जब उनको 220 वोल्ट लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है, मतलब है कि वो 5 एम्पीयर की धारा सह सकते हैं, तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब को समांतर क्रम में जोड़े जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि
ये है कि अनुमतांक 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। मतलब है कि 220 वोल्ट पे उपयोग करते हैं तो 10 वाट उनकी शक्ति होती है, यानी कि पर सेकंड 10 जूल ऊर्जा खर्च करते हैं, इस हिसाब से वो चमकते हैं। फिर कह रहा है कि इसी लाइन पे अधिकतम मतलब हमको 5 एम्पियर की धारा लेनी है, ठीक है ना। 220 वोल्ट पे हमें कितनी धारा लेनी है, 5 एम्पियर। तो कह रहा है कि कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़ें कि 220 वोल्ट पे हमें 5 एम्पियर की धारा मिलेगी। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी बल्ब समांतर क्रम में जुड़ेंगे उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि प्रतिरोध के हिसाब से करंट का हम लोग अनुमान लगाएंगे। तो हमें चाहिए 5 एम्पियर की धारा 220 वोल्ट पे, तो प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए पहले एक बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है ना। तुल्य कब है कि सभी बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध इतना आना चाहिए कि वो 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर की करंट दे। तो उसके लिए पहले हमें एक बल्ब का प्रतिरोध निकालना होगा। तो बल्ब के प्रतिरोध के लिए हम जानते हैं कि सभी बल्बों का V कांस्टेंट होता है, तो सूत्र हम ये लगाएंगे, हमने बताया, ठीक है ना। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। तो प्रत्येक बल्ब का जो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, P कितना है यहाँ पे 10, ठीक है ना। तो ये कट गया। तो एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ सकता है, आप निकाल सकते हैं यहाँ से। 22 का गुणा करेंगे तो 22 में 484 और एक 0, इतना ओम है। एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का प्रतिरोध कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना। अब हम इतने प्रतिरोध वाले कितने बल्ब को समांतर में जोड़ेंगे 220 वोल्ट पर हमें 5 एम्पियर की करंट मिलेगी। तो हमें उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो कितना प्रतिरोध होना चाहिए, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए जिसपे हमें 5 एम्पीयर की करंट मिले, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ठीक है ना। ये R तो प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये तुल्य प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो हमें V/I से निकाल लेंगे। तो V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है 5 एम्पियर, तो इससे कितना हो गया 44 ओम। यानी कि संयोजन का प्रतिरोध 44 ओम अगर होगा बल्बों का, तब जाके 5 एम्पियर की करंट मिलेगी। अब वो बल्बों को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम। तो कितने बल्ब जोड़ें कि उनका तुल्य 44 ओम आ जाए, ठीक है ना, उनका तुल्य कितना आ जाए 44 ओम आ जाए। ऐसे हम कितने जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसको अगर एक बल्ब का रेजिस्टेंस को अगर हम स्मॉल r से दिखाएं, चलिए हम यहाँ तुल्य प्रतिरोध ऐसे लिख दिए कि 44। अब जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर बराबर प्रतिरोध के n प्रतिरोधक होते हैं तो तुल्य हम निकालते हैं इससे, ठीक है, यही फार्मूला था ना, ठीक। तो हमें तुल्य प्रतिरोध ये जानने के लिए ये Rp समांतर क्रम में है तो यहाँ Rp ही लिख देते हैं, ठीक है ना। पैरेलल में जोड़ना है सबको तो कितना मिलना चाहिए, तो देखिए Rp हमने निकाल लिया 44 और R हमारा कितना है 4840 और यहाँ लिख देंगे n। तो अगर हमें n चाहिए तो 4840/44। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, काट करके देखिए कि जबकि ये 22 का 22 में गुणा किए हैं तो 484 आया है। तो 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44 और इसे 22 से काटेंगे तो 22 से आएगा आगे, और इसे 2 से काटेंगे तो 110, तो 110 बल्ब आएंगे, ठीक है ना। 110 बल्ब को अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 44 ओम आएगा, और वो यह प्रतिरोध क्या करेगा 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर करंट लेगा बैटरी से, ठीक है ना। हमारा अगला सवाल 13वां क्या कह रहा है, ये भी अच्छा सवाल है। किसी विद्युत भट्ठी की तब प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडली A B से बनी, प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। अब इन्हें 3 तरह से जोड़ा जाता है। इन्हें पहले कहा अलग अलग, फिर कहा श्रेणी क्रम में, फिर कहा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। पहले तो अलग अलग करते हैं उपयोग, फिर दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को पार्श्व क्रम में। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया जाती है, तीनों केस में धारा कितनी प्रवाहित होगी। पहला केस जब पृथक
पृथक पृथक वाले केस में पृथक पृथक हो तो क्या होगा, तो R जब पृथक वाले केस में R कितना है, वो 24 ओम है और V कितना है, 220 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है करंट हमारी हो जाएगी V/R, कितना हो जाएगी 220 24। अब इसे काट सकते हैं, 2 12 गुना 24, 2 से काट सकते हैं 110, तो 110 2 छक्का 12, ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 55/6 इसको काटोगे जो भी आएगा एम्पियर। चलिए तो दूसरे केस में कह रहा है कि श्रेणी क्रम में दोनों को लगा दिया जाता है। तो अब श्रेणी क्रम में जब दोनों को जोड़ देते हैं तो अब तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में हम कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा जोड़ देंगे, 24 24 क्या हो जाएगा 48 ओम। अब देखिए बी वही है हमारा 220 वोल्ट है। अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/RS 220 वोल्ट पे 48। तो आप कैलकुलेट करके यहाँ निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। तीसरा केस क्या कह रहा है, तीसरा केस कह रहा है कि समांतर क्रम में। अब दोनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में 220 वोल्ट पे चलाएंगे तो पहले हमें अब निकालना होगा कि प्रतिरोध कितना है। तो तुल्य पहले निकालते हैं। तो देखिए समांतर में 2 प्रतिरोध होता है तो हम ऐसे निकालते हैं, हमने सूत्र बताया था। तो R1 क्या है 24 है, R2 भी 24 ही है, तो 24 + 24। अब देखिए 24 का 24 में गुणा करिए, 24 × 24 है, 24 दूना 48, 24 दूना क्या हो गया 48, यहाँ 24 दूना 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 12 ओम। तो एक चीज़ हमने बताया भी था कि जब दो समान प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ेंगे तो उसका आधा आता है, 24 का आधा 12। अब यहाँ पे करंट चाहिए, V हमारा V हमारा 220 वोल्ट है और ये क्या है 12 ओम। अब इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि गणना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल 14वां है, क्या है ये भी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित परिपथों में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त माने व्यय शक्तियों की तुलना करना है जब 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित 1 ओम 2 ओम श्रेणी में हो और 4 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 तथा 2 ओम पारस्परिक। तो 2 ओम में ही हमें उपभुक्त शक्ति निकालना। तो पहला केस क्या है कि ये श्रेणी में है, कितना है 1 ओम है और 2 ओम है, ये श्रेणी में है और बैटरी कितनी लगी है 6 वोल्ट की। तो पहले इसमें निकाल लेते हैं। पहला केस है हमें शक्ति निकालना है कि 2 ओम में कितनी शक्ति है, मतलब 6 शक्ति इसमें शक्ति निकाल। तो जाहिर सी बात है कि शक्ति निकालने के लिए हमें 3 फार्मूला होता है, I²R VI और I²R होता और V²/R होता है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करेंगे कि अगर हमें इसमें पूछा है, जैसे 3 सूत्र होते हैं V×I और I²R और एक होता है V²/R, ठीक है ना। तो हमें इसमें पूछा है तो पर्सनली जिसमें पूछा हम उसी का रेजिस्टेंस लें। हम चाहते तो इससे निकालते, लेकिन अगर टोटल का पूछता तो हम VI निकाल करके V से गुणा कर देते, टोटल आता। समांतर क्रम में जब होता है तो हम ये लगाते हैं और सीरीज में जब होता है प्रतिरोध तो हम ये लगाते हैं, ठीक है ना। ये हम तभी लगा सकते हैं कि जब समांतर सभी प्रतिरोधों का V समान हो तब, ठीक है ना। तो चलिए हम ये वाला लगाते हैं। तो पहले हम निकालें कि इसमें करंट कितनी जा रही है। तो I निकालने के लिए V/RS तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सीधे सीधे जोड़ दो, 2 और 1 3। तो I हो जाएगा V कितना हमारा 6 वोल्ट और ये क्या है 3, यानी कि 2 एम्पियर की करंट इसमें भी जा रही है इसमें भी जा रही है, क्योंकि सीरीज में करंट समान जाती है सब में। अब हमें पावर निकालना है तो I² × R। तो हम कौन वाला R रखेंगे, 2 ओम वाला, ये नहीं। तो अब I कितना है 2 × 2 उसका स्क्वायर, R कितना 2, तो 2 दूनी 4 दूना 8 वाट। इसको मान लेते हैं P1 है। उसी तरह से दूसरे केस में पैरेलल में जोड़े हैं, कौन कितना कितना है, एक में 2 ओम है और एक में 12 ओम है और इसको एक 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब यही भी
विभवांतर सब में है, यहाँ V कॉमन है, हमें इसी पे चाहिए। हमें करंट निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं, हमें B सब पे एक है, हमें जिसमें चाहिए उसका R यहाँ रख देंगे, उसका R यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यही फायदा है, समांतर क्रम में हम इसको लगाते हैं और सीरीज में इसको लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, हमें B पता है, हमें पावर मान लेते हैं P2, तो V²/R। तो R क्या है यहाँ पे, R हमें 2 ओम रखना ना, इसी में पूछा है, 12 ओम नहीं पूछा है। तो B कितना है, 4 × 4, और R कितना है, 2 ओम। तो 4 चौको 16 और 2 मतलब 8। यानी अगर हम P1 P2 का अनुपात लें तो 8 वाट और 8 वाट, यानी कि कट के 1/1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि जो P1 है वो P2 यानी बराबर जो है, और शक्ति 6 बराबर होगा। वो इसलिए कि यहाँ 1 ओम 2 ओम है, यहाँ 12 ओम है और 2 ओम है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, इनका जो तुल्य है और इसके तुल्य के बराबर आएगा भी। अगर 2 और 12 का लेंगे तो हो सकता है उसका जो तुल्य रेजिस्टेंस हो 3 ओम आए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम तुलना करेंगे। देखिए याद रखिएगा, समांतर क्रम में हो तो ये सूत्र, सीरीज में हो। अब देखिए इसमें भी पूछता तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ लेते, इसमें पूछा तो इसका रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर इसका निकालना है तो उसका रेजिस्टेंस, इसका निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस। V दोनों पे कांस्टेंट, और यहाँ दोनों में करंट कांस्टेंट है, तो एक बार करंट निकाल लीजिए, अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक। अगर एक चीज और है इसमें कि अगर हम चाहें ये वाला सूत्र इसमें लगाएं, तो ये देखिए ये पोटेंशियल जो है दोनों पर, इस पे भी इस पे है। तो अगर ये सूत्र लगाना चाहेंगे तो इसको हमें अलग से इसके ऊपर का विभवांतर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर, क्योंकि ये जाकर के दोनों बटेगा ना, तो इसके ऊपर का विभवांतर जब निकाल लेंगे तब R और V पता होगा, तब हम पावर निकाल सकते हैं। और ये वाला इस पे अगर हमें लगाना होगा तो हमें 2 ओम में करंट निकालना होगा कि असल में 2 ओम में करंट कितनी जा रही है। तो इतना जहमत पालने की क्या ज़रूरत है, आप जानते हैं कि जब ये V कांस्टेंट है तो ये लगाइए, जब I कांस्टेंट फेल गए, सरलता से निकल गया। ठीक है। अगला सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी सवाल हैं सब बहुत अच्छे सवाल हैं और सब बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो 2 विद्युत लैंप जिनमें एक का रेटिंग दिया हुआ है ये, और दूसरे का रेटिंग ये दिया हुआ है। विद्युत मेंस के साथ पास क्रम में दोनों 2 लैंप है, दोनों को पास क्रम में जोड़ना है। तो अगर वोल्टता जो है हमारी इस मेन से 220 वोल्ट से इनको जोड़ा जाएगा तो कितनी धारा ये दोनों लेंगे। तो देखिए धारा निकालना है 220 वोल्ट से, तो हम देखते हैं कि परिपथ में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, तब हम धारा कैलकुलेट करेंगे। अब दोनों बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तो पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में। तो अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, दोनों बल्बों का प्रतिरोध क्या है, पहले बात प्रतिरोध निकालेंगे, फिर उनका समांतर क्रम में तुल्य निकालेंगे। तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वही स्रोत से बताता है कि हमें कितनी करंट चाहिए। तो ये हमने बताया था इनडायरेक्टली, ये रेजिस्टेंस दिया होता है बल्ब का, ये रेजिस्टेंस दिया होता है। ठीक है ना। तो पहले लैंप का जो है, लैंप का जो रेजिस्टेंस क्या है, R1 क्या हो जाएगा, तो V² P उसके पावर से। तो कितना है, पहला 220 वोल्ट, 220 और ये है 100, 22 का वो 484 ओम हमने कैलकुलेट किया था। दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, वो भी वही सूत्र है। ये जो है P2 है वो तो वही रहता है, ये मान लीजिए P1 है। तो देखिए ये है 220 गुणे 220 और ये हो गया 60। इसका हम लिखेंगे 4840/6, या आप इसको काट दें, 3 2 3 6, 2 से काटेंगे 110, तो 110 गुणे 22/3। ठीक है ना। तो आप इसको जो है इतना ओम आएगा, जो भी आएगा इतना ओम आएगा, या कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 3 से हम भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 9 2 11 होता है, तो 20 बचा, 3 6 18, ये कटेगा नहीं, 22 कटेगा,
तो आप कैलकुलेट करके इसे भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पता चलेगा, यानी हमें 2 प्रतिरोध मिल गए। क्या हो गया, हमें 2 प्रतिरोध क्या हो गया, मिल गया। ठीक है ना। अब क्या करना है कि अब हमको समांतर क्रम में विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज 220 वोल्ट है, मेन से कितनी धारा, तो हमें इन दोनों का तुल्य निकालना है। समांतर क्रम में जोड़ना है इसको, पास मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग आरपी कहते हैं। तो जानते हैं 2 प्रतिरोध होता है तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है। अब देखिए ये जो है आप यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी एक जगह 484 लिखेंगे, है ना। अब फिर दूसरे जगह ये जो आएगा, अब बटे फिर इनको जोड़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ कैलकुलेट इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है। तो ये दोनों रखेंगे तो यहाँ आएगा तुल्य प्रतिरोध। तो अब हमें पता चल गया कि सर्किट में यहाँ पे 484 है जो यहाँ प्लस आएगा। ठीक। तो हमें जब आरपी पता चल गया कि आरपी ये होगा, तो हमें मालूम हो गया कि अब सर्किट में जो प्रतिरोध है, नेट प्रतिरोध ये है। अब यही इसी की वजह से 220 वोल्ट पे कितनी धारा आएगी, तो ये सूत्र लगा सकते हैं ओम का नियम, तो V बटे RP। तो V 220 वोल्ट है, यहाँ RP निकाल करके भाग दीजिएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा कितनी एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। हमारा 16वां सवाल क्या कहता है कि इसमें अधिक ऊर्जा, किसमें अधिक ऊर्जा उपभुक्त होगी, माने व्यय होगी, यूज होगी। 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, या 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। तो आप चाहे तो दोनों ऊर्जाओं को जूल में निकाल करके तुलना कीजिए, चाहे वाट आवर में करिए, चाहे किलोवाट आवर में। तो वाट आवर, क्योंकि तीनों मात्रक है उसके, जैसे देखिए वाट भी है शक्ति का मात्रक, वाट अरे जूल भी है ऊर्जा का मात्रक, वाट आवर भी है ऊर्जा का मात्रक, और किलोवाट आवर भी, किलोवाट घंटा, वाट घंटा, ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं। तो चलिए हम सूत्र क्या जानते हैं, जानते हैं कि पावर बराबर होता है W/T। ये ऊर्जा है तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पावर/T। अब पावर किस में दिया है, पावर दिया है वाट में, तो ये 250 वाट है, और ये दिया है घंटे में, तो ये है 1 घंटा, और ये हो जाएगा वाट आवर। ये भी मात्रक होता है, या इसको जूल में बनाइए तो घंटे को क्या करेंगे, सेकंड में बनाना, और वाट को जूल पर सेकंड लिखते हैं, कट जाएगा। उसी तरह से ये है दूसरे केस में, वो भी लिखेंगे 120 वाट है और 10 मिनट, तो 10 मिनट को घंटे में बनाना है तो 60 से भाग दे दीजिए, यानी 1/6, 120 1/6, 6 दूनी 12। ठीक है ना। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 वाट आवर, और ये हो जाएगा 20 वाट आवर। तो ये भी मात्रक है ऊर्जा का। जूल में हम बदल सकते हैं, जूल में बदलने के लिए इसको सेकंड में चेंज करना होगा, तब भी बदल जाएगा। और यहाँ वाट हम लिखते हैं तो उसको लिखेंगे जूल पर सेकंड, सेकंड कट जाएगा तो जूल आ जाएगा। तो इसमें तुलना करिए, एक तो 250, एक 20 वाट आवर है, कौन ज़्यादा है, टीवी सेट वाला ज़्यादा है, टीवी सेट का अधिक है, सेट में अधिक ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है 1 घंटे में। ठीक। सवाल 17वां, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें कुछ जो है ये बदलाने का काम किया है सवाल में। क्या है, समय दे रखा है कि 8 ओम प्रतिरोधक का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो हीटर में ऊष्मा की दर, देखिए यहाँ ऊष्मा की दर यानी शक्ति पूछा है, तो हमें दिया क्या दिया है, टाइम बराबर 2 घंटे दिया है, और हमारा जो है करंट कितनी दी है, तो 15 एम्पियर दिया है, और क्या दिया है, आर दिया है 8। तो देखिए हमें अगर एनर्जी निकालनी होती तो इसका इस्तेमाल करते, यही दे दिया समय। तो अब इसे कंफ्यूजन है, हमें पावर निकालना है, तो पावर I²R होता है, I²R होता है, तो हमें यही चाहिए। ठीक है ना। तो हमें दर क्या है, यानी कि वो पर सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, कितनी जूल ऊर्जा, हमें उससे मतलब है। तो आई हमारा 15 दिया का स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे, और ये 8 दिया है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 ये हो जाएगा
वाट या इसी को आप जूल पर सेकेंड कहते हैं। तो 8 पचे 40 और दूनी 16 4 20 और दूनी 16 2 18 1800 जूल इसी को पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1800 जूल ऊर्जा वो खर्च करेगा, मतलब उसकी दर है खर्च करने की। ठीक, 18वां सवाल है जो थ्योरेटिकल है, जो अक्सर जो है परीक्षा में कारण जो होता है रीजन स्पष्ट करना है कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, ऐसा सवाल पूछता है। इसमें पहला सवाल दिया है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट टंगस्टन का क्यों उपयोग किया जाता है। देखिए 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन यह है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी बात, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उतना मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही इसको लिया जाता है। तो इसका पहला रीज़न है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा और विशिष्ट प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर अन्य कोई धातु ले ली जाएगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो प्रकाश नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब इसमें करंट जाती है तो इसके रेजिस्टेंस की वजह से इसका ताप 2400 केल्विन हो जाता है। कितना? 2400 केल्विन जाते जाते ये श्वेत तप्त होकर के प्रकाश देने लगता है। अगर मान लो कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट 2400 से कम हो या 2400 ही हो तो पिघल जाएगा फिलामेंट एंड फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसका फिलामेंट बनाया जाता है ताकि ये बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद पिघले ना। दूसरा है विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत स्तरी मतलब आयरन जो होता है, इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस कहते हैं, शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। देखिए शुद्ध धातुओं का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, इसे एलॉय मिश्र धातुएं ली जाती हैं, क्योंकि हमें इस तरह के उपकरण बनाने के लिए इनका प्रतिरोध हाई रखना पड़ता है, क्योंकि हाई प्रतिरोध की वजह से यानी ज़्यादा प्रतिरोध की वजह से ये हीट उत्पन्न कर पाते हैं। हीट जो उत्पन्न होती है वो रेजिस्टेंस के वजह से होती है, इसीलिए अगर हम सिंपल धातु ले लेंगे तो उनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो करंट उसमें जाएगी तो वो जो विद्युत है वो हीट में नहीं बदल पाएगी। तो इसीलिए हाई रेजिस्टेंस, हाई जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध का वायर लिया जाता है, तो जो मिश्र धातु का होता है, जैसे नाइक्रोम हो गया, कांस्टेंटन हो गया, ये मिश्र धातुएं हैं, इनका वहाँ पे वायर बना लिया जाता है ताकि करंट जाने से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक, तीसरा कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। देखो घरों में जब वायरिंग होती है तो सारे संयोजन समांतर क्रम में जो उपकरण जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा क्यों नहीं जाता, तो इसमें इसका एक नुकसान ये होता है कि सारे उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो सब में करंट जाने का मार्ग एक ही होगा। अगर बीच में कोई एक उपकरण खराब हो गया तो वहाँ से कनेक्शन कट जाएगा, तो बाकी पीछे के उपकरण जो है वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि करंट जाने का मार्ग सिर्फ एक होता है। तो इसीलिए कोई भी उपकरण अगर उसमें गड़बड़ा जाएगा तो बाकी के पीछे के सभी उपकरण में करंट नहीं जा पाएगा। समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी उपकरणों में अलग अलग पाथ होते हैं, अलग अलग करंट जाती है। अगर कोई एक उपकरण खराब होता है तो बाकी में करंट जाती रहती है। ठीक है, तो इस श्रेणी क्रम में इसीलिए उपयोग नहीं किया जाता है कि सब में करंट सेम जाती है। कोई एक उपकरण अगर खराब हो जाए तो उसके पीछे के बाकी काम करना बंद कर देते हैं। चौथा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल परिवर्तन के साथ कैसे निर्भर करता है। तो जानते हैं उसके मोटाई यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या कहेंगे कि वो उसके मोटाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा कहा है कि विद्युत संचारण के लिए कॉपर एल्युमिनियम के तार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके 2 रीजन होते हैं। पहला कि हमें दूर से बिजली लानी पड़ती है तो हमें ऐसा वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम हो, यानी कि हीट के रूप में विद्युत ऊर्जा का नुकसान न हो, तो इसीलिए हम कम रेजिस्टेंस वाला विशिष्ट प्रतिरोध वाला वायर खोजते हैं, जैसे कॉपर एल्युमिनियम। दूसरी चीज़ यह है कि कॉपर एल्युमिनियम कॉस्टली नहीं होता है, उसको हम लगाने में हमें महंगा नहीं पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन मेन रीज़न क्या है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए हमें इसमें कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात बता दी, आप इसको सुन करके नोट बना सकते हैं और परीक्षा में आए तो इसको आराम से लिख सकते हैं, जबकि ये बातें हमने थ्योरी में भी बताई हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और एक तरह से चैप्टर भी समाप्त हो जाता है
और आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे, जो है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो उसमें थोड़ा हम लोग विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।